हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था, जिसमें हमने 3 फेजेस देखे थे। अब हम अपना इसमें भी हम 3 फेजेस ही देखेंगे, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। मैंने आपको उसमें बताया था लास्ट वाले लेक्चर में, अगर आपने वो देखा होगा तो, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, मैं भी आपको रिकॉल करा देती हूँ। इसमें डिफरेंस हमने क्या देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। उसमें हमारी 2 कंडीशंस हो रही थी, एक तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड एंड सेकेंड वन जो था हमारा मेटामॉर्फोसिस हो रही थी स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ में, मतलब कन्वर्जन हो रहा था स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ में। बट बच्चे, मैंने आपको उसी टाइम बोला था कि लेकिन जो oogenesis होगी उसमें डायरेक्टली जो सेकेंडरी oocyte है वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देगा, ootides में। क्लियर? उसमें क्या था, जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट था स्पर्मेटिड में कन्वर्ट कर रहा था, आफ्टर दैट कन्वर्ट हो रहा था स्पर्मेटोजोआ में। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? तो अभी हम इसको डिफरेंस के बिहाफ पर भी देख लेंगे और कौन कौन से पॉइंट हैं जो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस में होते हैं। बट उससे पहले अभी हम oogenesis समझते हैं। क्लियर? तो इसमें भी हमारा क्या होता है कि oogenesis भी हमारा ये तो बताइए, उस टाइम लास्ट में बता ही दिया था, स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर वो था हमारा गैमेटोजेनेसिस में, जब हमने oogenesis पढ़ा था कि फॉर्मेशंस ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, इसमें यहाँ पे लिख लो, इसकी डेफिनेशन क्या है। फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम ओवरी। ओवरी से फॉर्मेशंस होना इट्स कॉल्ड, मतलब ओवरी से फॉर्मेशन होना एज अ ओवम का, इट्स कॉल्ड oogenesis। ठीक है, अब ओवरी कैसे फॉर्म करेगी, उसमें कौन कौन सी सेल होंगी, कौन कौन सा डिवीजन होगा, वो अभी हम देखते हैं। फर्स्ट इसमें आता है हमारा मल्टीप्लीकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज जो होता है, इसमें स्टार्टिंग वहीं से होगी सेम एज, सबसे पहले प्रिमोडियल जर्म सेल्स होंगी। प्रिमोडियल जर्म सेल्स से हमारा क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस जो होगी अंडरगो जाएंगी डिवीजन्स, माइटोसिस डिवीजन में होगा एंड दे फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, और बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन कर देंगी। तो बेटा यहां से कन्वर्जन हुआ, क्या बना दिया, oogonia। किसने बनाया यहाँ पे, प्रिमोडियल जर्म सेल। प्रिमोडियल जर्म सेल से यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया किसका, oogonia का। क्लियर? ये भी अभी हमारा कैसा रहेगा, वो भी हमारा 2n में था, ये भी अभी हमारा कैसा रहेगा, 2n में ही रहेगा। ठीक है, अब oogonia से यहां से लेके ग्रोथ फेज स्टार्ट होता है। मल्टीप्लिकेशन मतलब उसने अपने आप को मल्टीप्लाई कर लिया, किसने, प्रिमोडियल जर्म सेल्स ने, किसमें, oogonia में। ठीक है, अब यहाँ पे जो oogonia बनी है उसमें यहाँ पे क्या होगी, उसको ग्रोथमेंट चाहिए, दैट मीन्स उसको न्यूट्रिशन चाहिए आगे ज्यादा और ग्रोथ करने के लिए। तो ग्रोथ फेज में हम पढ़ेंगे कि oogonia कन्वर्ट इनटू अ प्राइमरी oocyte। अब यहाँ पे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा प्राइमरी oocyte में। बट अभी ये डायरेक्टली पता है आपको प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, जो oogonia होता है उसमें बहुत सारी जब सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो कुछ फॉलिकल्स बनती है। क्लियर? तो यहाँ पे कौन कौन सी फॉलिकल्स बनेंगी, फर्स्ट प्राइमरी फॉलिकल्स बनती है, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल बनती है एंड टर्सरी फॉलिकल्स बनती है एंड लास्ट वन इज ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बनती है, ग्रेफियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रेफियन फॉलिकल, जैसे मैं अभी आपको एक रफली स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ जिसमें अभी आप देख पाओगे। देखो, ये मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। इसमें आप देखते हो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इज कॉल्ड थीका एक्सटर्ना। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन जो होगी थीका इंटरना। इसमें बहुत सारे यहाँ पे क्या होते हैं, ग्रेन्युलोसा होते हैं। क्या होते हैं, ग्रेन्युलोसा, इस तरीके से। यहाँ पे कनेक्ट होता है प्राइमरी oocyte इस तरीके से, ये प्राइमरी oocyte हो गया। और यहाँ पे अंदर क्या होता है, ग्रेफियन फॉलिकल्स। ठीक है, पूरी ग्रेफियन फॉलिकल्स होती है, मतलब बीच में इसमें एंट्रम भी होता है। ग्रेफियन फॉलिकल्स को जो न्यूट्रिशन देता है इट्स कॉल्ड एंट्रम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अभी मैंने बताया कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल्स, oogonia में डिवीजन हुआ, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड ग्रेफियन फॉलिकल। जब ये फॉलिकल्स में डिवीजन हो रहा है तो बेटा इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन भी तो चाहिए। तो जो इनसाइड ऑफ द ग्रेफियन फॉलिकल्स होता है इट्स कॉल्ड एंट्रम
उसको क्या देता है, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अभी आप अभी सिर्फ इतना देख लो, ये थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और ग्रेनुलोसा, इसकी सेल हो गई। यहाँ पे जब ये मैचुरेशन कंडीशन आएगी तब आप देख रहे हो oogoneum से प्राइमरी oocyte का साइज भी थोड़ा सा कैसा है, लार्ज इन साइज है। क्यों? क्योंकि जब इसे यहाँ पे न्यूट्रिशन मिल गया, ये मैच्योर हो गई oogoneum से, तो ये इसका साइज कैसा हो गया, लार्ज हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है ये मतलब जो बिफोर द मतलब बर्थ के टाइम, मतलब जैसे डिलीवरी से पहले ही जब फीटस डेवलप होता है उसी टाइम पे ये प्रिमोडियल जर्म सेल से प्राइमरी oocyte तक का जो डिवीजन है वो ऑलरेडी कॉज्ड हो जाता है। क्लियर? इसके बाद आप देखोगे जो प्राइमरी oocyte जो होते हैं वो कितने बन जाते हैं यहाँ पे, मतलब जो oogoneum से देखोगे, oogoneum से प्राइमरी जो oocytes होते हैं वो 3 to 4 लाख हो जाते हैं। ठीक है, 3 to 4 लाख हो जाते हैं, बहुत सारे हो जाते हैं। इसके बाद आप इसमें यहाँ पे देखोगे कि धीरे धीरे जब ये सेकेंडरी oocyte दैट मींस इज अ म्योटिक डिवीजन में जाता है तो दैन ओनली लेफ्ट इज अ 2 लाख बचते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे होने के बाद क्या होता है, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन होता है। अब ये अभी कैसा था, डिप्लॉयड इन नेचर में था। डिप्लॉयड नेचर में आने के बाद ये 2 पार्ट में इसका डिवीजन हो गया। फर्स्ट इज कॉल्ड, ये पोलर बॉडी बन गई, फर्स्ट पोलर बॉडी, एंड यहाँ पे बन गया सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte कब फॉर्मेशन होगा इसका, जब ओव्यूलेशन कॉज हो जाएगा। और ओव्यूलेशन कब होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम इसमें को पढ़ेंगे कि जब जैसे किसी भी मंथ में, जैसे अगर हम डेज के अकॉर्डिंग या जैसे डेज में देखें कि 1 to लेके 14, जो 1 to लेके 14 डेज में होते हैं दैट इज अ पीक डेज होता है। उसी पीक डेज को क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। जब ओव्यूलेशन कॉज हो जाता है उसी टाइम पे सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट मीन्स वो फुली डेवलप्ड हो जाती है। ठीक है, विच इज अ प्रोड्यूसर ओवा, जो क्या करती है, इजीली से रिलीज कर देती है या प्रोड्यूस कर देती है oocyte को। oocyte में यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे ओवा एग बात सेम है। इसके बाद इसमें और डिवीजन होता है सेम एज, इसमें भी सेकेंडरी oocyte में जब म्योटिक सेकेंड डिवीजन होगा तभी वो oocyte का फॉर्मेशन करेगी एंड अदर सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगी। और ये वाली जो फर्स्ट पोलर बॉडी है वो 2 पोलर बॉडी अलग से फॉर्म करती है, जिसमें कि अब ये मैचुरेशन में आ गया। ग्रोथ में अभी हमने पढ़ा था कि oogoneum से प्राइमरी oocyte जब ग्रोथ फेज में आया तो वो अपने आप उनका साइज इनलार्ज हो गया। ठीक है, अब वो साइज यहाँ पे साइज इनलार्ज हो जाएगा, उसको न्यूट्रिशंस मिलेगा। न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलेगा, अभी हमने देखा जो ग्रेफिन फॉलिकल्स हैं उसको एंट्रम होता है जो कि इसको नरिशराइज करता है। ठीक है, अच्छा इसमें यहाँ पे हमारा क्या होता है, एक ल्यूकर फॉलिकुली भी होता है। इसकी साइड में यहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन्स होती है जो कि क्या होती है, ल्यूकर फॉलिकुली। ये लिक्विड फॉलिकुली क्या होती है कि ये जो इसकी जो मेम्ब्रेन्स होती है एक लिक्विड सब्सटेंस रिलीज करती है जिसके थ्रू उसको नरिशराइज्ड किया जाता है एज अ सेकेंडरी oocyte को। क्लियर, ये सैप इसके बाद सेकेंडरी oocyte में पहले प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte कब बना, जब फर्स्ट म्योटिक हुआ, फर्स्ट पोलर बॉडी बनी एंड सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ। देन फिर कॉज हुआ सेकेंड म्योटिक में आपको पता है कि हम क्या पढ़ते हैं, एक सेल से 4 डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा ये एक सेल ये है कौन सी, प्राइमरी oocyte। तो प्राइमरी oocyte से ये 4 बनी है, यहाँ पे ये 2 पोलर बॉडी ये अलग हो गई और इस सेकेंडरी oocyte से एक पोलर बॉडी ये बनी और सेकेंड जो बना ये हमारा क्या बना, oocyte ओवम। क्लियर, ये मैचुरेशन फेज है। एक बार इसका आप एनसीईआरटी के लिए एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो जिसमें आपको सेम एज दिखा रखा है, जिसमें आप मल्टीप्लिकेशन फेज देख रहे हो, ग्रोथ फेज देख रहे हो और मैचुरेशन फेज देख रहे हो। स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, सेम एज मल्टीप्लिकेशन फेज की प्रिमोडियल जर्म सेल से ही हुई है, जिसमें कि पहले माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस में बहुत सारी मतलब एक डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होगा और वो किसके फॉर्म में होगी, oogoneum के फॉर्म में। अच्छा सेम एज हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में भी यही पढ़ा था कि प्रिमोडियल जर्म सेल्स था, वहां पे हमने स्पर्मेटोगोनियम पढ़ा था, वहां पे भी बेटा डिप्लॉयड कंडीशन में था और यहाँ पे भी डिप्लॉयड कंडीशन में ही रहेगा। इसके बाद आप देख रहे हो ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ फेज में आ गया। दैट मींस यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो कैसे होंगे, 46। उसके बाद फिर यहाँ पे आके प्राइमरी oocyte में भी हमारे 46 होंगे, बट यहां से फिर हमारे 23 और 23 अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी oocyte हमने देख लिया, जब मैच्योर हो गया उसको एक अच्छा सा एक न्यूट्रिशंस मिल गया, नरिशराइज हो गया। ठीक है, बाय द फॉलिकल्स, और फॉलिकल्स जो ग्रेफिन फॉलिकल्स है वो सीक्रेट करती है या नरिशराइज होती है बाय द एंट्रम। क्लियर,
नेक्स्ट पॉइंट इज, अब इसमें यहाँ पे मियोटिक डिविजन्स अकर्ड होगा। फर्स्ट मियोटिक जो होगा फॉर्म करेगा इज अ फर्स्ट पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस पूछ लिया जाता है, ध्यान रखना कि जो प्राइमरी oocyte है वो मतलब जब बेबी या फीटस फॉर्म होता है उसी टाइम पे यहाँ तक का उसका डिवीजन हो जाता है। एट द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से लेके बेटा प्राइमरी oocyte जो होते हैं वो 3 से 4 लाख तक बन चुके होते हैं। धीरे धीरे जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं एट द प्यूबर्टी के टाइम पे, तो वहां पे वो 3 से 4 लाख जो प्राइमरी oocyte हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और 2 लाख के आसपास ही रह जाते हैं। क्लियर? उसके बाद सेकेंडरी oocyte बन गया। सेकेंडरी oocyte में फिर से मियोटिक डिवीजन हुआ। सेकेंड मियोटिक आप बोलोगे जिसने 2 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन किया, मतलब फर्स्ट पोलर बॉडी ने 2 पोलर बॉडी बनाई एंड सेकेंडरी oocyte ने 1 oocyte एंड सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन किया। क्लियर? अब हम यहाँ पे इसमें देखेंगे, आपने अभी ये वाला स्ट्रक्चर भी देखा और अभी एक एनसीईआरटी की पिक्चर से भी देखा कि किस तरीके से उसमें कौन कौन से क्रोमोसोम नंबर थे वो चेंज हो रहे थे। मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे हमारे 46 हो जाएंगे, सेम एज यहाँ पे 46, यहाँ पे भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बट यहाँ पे अभी आप देख रहे हो ये कैसी कंडीशन है, डिप्लॉयड चल रही है, लेकिन यहाँ से बेटा क्या हो गया 23 और 23, ठीक है, यहाँ पे भी 23 और 23। तभी तो कहते हैं कि इन ह्यूमन बीइंग में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो 23 इन पेयर्स में होते हैं और 46 होते हैं। तो सेम एज स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब जब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म हो जाएगा तो स्पर्म से 23 क्रोमोसोम आएंगे एंड दिस oocyte ओवम से 23 क्रोमोसोम आएंगे। तो बच्चे क्रोमोसोम आने के बाद फिर वो हमारे क्या हो जाएंगे 46, और वी कैन से दैट इज 23 इन पेयर। क्लियर? 23 इन पेयर। इसमें अभी आपको एक पिक्चर्स और मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें कि आपको एक एनसीईआरटी की ही पिक्चर्स है, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम है और oogenesis की है। ठीक है, ये आप ओवरी की इमेजेस हैं जिसमें यहाँ पे क्या दिखाते हैं कि किस तरीके से फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हुआ। डायरेक्टली आप देखो, पहले कुछ इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जो ब्लड वेसल्स के फॉर्म में है, ठीक है। देन जर्मिनल एपिथेलियम, आपको पता है हम प्रिमोडियल जर्म सेल से पढ़ रहे हैं, तो जर्म आया है और एपिथेलियम हमारी क्या है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद फॉलिकल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको अपने अभी जो मैं आपको बता रही थी जब oogenesis, तब मैंने आपको बताया था उसमें कि प्राइमरी फॉलिकल बने, सेकेंडरी बने, टर्शरी बने, देन ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल्स बने। तो बेटा मैच्योर जब ग्राफियन फॉलिकल बन जाते हैं उसी टाइम पे सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है जो कि ओव्यूलेशन के टाइम पे अकर्ड होता है। क्लियर? अगर अब सेकेंडरी oocyte हो जाएगा, अब इसमें यहाँ पे हमारी 2 कंडीशंस बनेंगी। अगर सपोज यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कॉस्ट हो जाता है तो जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte क्या करेगा, मतलब कंबाइन हो जाएगा, ओवम प्रोड्यूस कर दिया और कंबाइन हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा विद स्पर्म के साथ एंड देन फॉर्म अ जाइगोट, जाइगोट फॉर्म कर देगा। उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस और क्लीवेज वगैरह वो सब होगा, उसके आगे प्रोसेस होगी। क्लियर? बट अगर सपोज यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है उसने ओवम प्रोड्यूस कर दिया और फ्यूजन नहीं हुआ मेल गैमेट के साथ, तो क्या होगा इसका, तो यहाँ पे LH जो होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म हो जाएगा। देन यहाँ पे धीरे धीरे ये रिग्रेट होता रहेगा, ठीक है। फुली फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम बहुत ज्यादा अमाउंट में हाई होता रहेगा। उसके बाद फाइब्रस जो होगी कॉर्पस एल्बिकेंस की आउटर मेम्ब्रेन वो होगी, धीरे धीरे फिर ये रप्चर होनी शुरू हो जाएगी। और हमने अपने लास्ट वाले में ये पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से एंडोमेट्रियम पढ़ा था और मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के मैंने आपको 2 फंक्शंस बताए थे। अगर फर्टिलाइजेशन कॉज हो जाता है तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। अगर सपोज फर्टिलाइजेशन कॉज नहीं हुआ, यही वाली अभी जो कंडीशन पढ़ रहे थे कि कॉर्पस एल्बिकेंस आ गया, उसमें कॉर्पस ल्यूटियम हाई हो गया, सेकेंडरी oocyte उसमें कन्वर्ट हो गया, तो कुछ फेगोसाइट होते हैं उसको आके ईट अप कर लेते हैं, खा जाते हैं और उसके बाद ब्रेकडाउन हो जाता है ऑफ द एंडोमेट्रियम का एंड फाइनली कॉज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? इसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये बहुत ही अच्छे से अभी हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, एक फुल स्टडी करेंगे, एनसीईआरटी की भी पिक देखेंगे, उसके थ्रू भी समझेंगे कौन से हार्मोन होते हैं जो रोल प्ले करते हैं, कब कौन से हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है, कब किसका लेवल लो हो जाता है। क्लियर?
उसके बाद कौन कौन से फॉलिकल्स कैसे मैच्योर होते हैं, कब मैच्योर होते हैं, ये भी कंडीशन पढ़ेंगे हम, डेज के अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे। बट अभी जो मैंने आपको जो एनसीईआरटी की जो पिक समझाई है बेटा वो इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्टली लेबलिंग करके दे दिया जाएगा, ABCD आपसे उसमें ही पूछा जाएगा कि इसको आपको A और B और C करके दे देंगे, तो आपको उसमें आना चाहिए वो पिक। और काफी टाइम तक ये चीज पूछी गई है, आपको स्ट्रक्चर सिंपल सा है, 10th वाला स्ट्रक्चर स्पर्म का आप पढ़कर आए हो, नहीं आपसे पूछने वाला, ठीक है, बहुत रेयर केस में पूछता है। लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है, अभी जो मैंने ओवरी का सेक्शन वाला जो पढ़ाया मैंने अभी आपको, जिसमें कि हमारा फॉलिकल्स कैसे मैच्योर हो रहे हैं, सेकेंडरी oocyte कैसे बन रहा है, आउटर मेम्ब्रेन कौन कौन सी है इसकी, उसके बाद ये कैसे कैसे डिजेनरेट होगा या रिग्रेट होगा। क्लियर? अभी हमने oogenesis फिनिश किया, जिसमें कि अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि oogenesis में और spermatogenesis में क्या डिफरेंस होता है। तो oogenesis में हमारा फर्स्ट डिफरेंस जो आएगा कि फ्रॉम सिंगल प्राइमरी oocytes ओनली वन फंक्शनल गैमेट इज फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया था कि जब oogenesis में जब डिवीजन हो रहा था, तो मतलब जब oogenesis प्रिमोर्डियल जर्म सेल से डिवाइड हो रही थी, तो बच्चे प्राइमरी oocyte से क्या बन रहा था, सेकेंडरी oocyte तो फॉर्म हो रहा था जब म्योटिक डिवीजन हुआ था, साथ साथ उसमें पोलर बॉडीज भी बनी थी। देन उन्हीं पोलर बॉडीज ने अनदर जो टू पोलर बॉडीज थी उनका फॉर्मेशन किया था, और जो सेकेंडरी oocyte था उसने एक अलग से जो पोलर बॉडी है उसको फॉर्म किया एंड oocyte को फॉर्म किया। दैट मीन्स उसमें सिंगल किसका फॉर्मेशन है, जो फंक्शनल गैमेट है वो कैसी है, सिर्फ सिंगल, जो कि सेकेंडरी oocyte से oocyte बनी है। क्लियर? स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है, फॉर्म सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 4 फंक्शनल, इसमें कितनी फंक्शनल होंगी, इसमें 4 फंक्शनल होंगी, इसमें सिर्फ हमारी ओनली 1 फंक्शनल थी। क्लियर? 4 का भी हमने देखा कि डायरेक्टली प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब डिविजन हुआ था, देन क्या बना दिया था उसने, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स एंड स्पर्मेटिड, है ना, जो कि 4 फॉर्म में थे, 4 थे जो कि हैप्लॉइड इन नेचर के थे। ठीक है, 4 फंक्शनल गैमेट्स हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज ग्रोथ फेजेस इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। जो इसका जो ग्रोथ फेज होता है वो लॉन्गर ड्यूरेशन का, क्यों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है कि इन फीमेल में और मेल में क्या डिफरेंस होता है कि जब फीमेल मतलब जब फॉर्म होती है, चाइल्ड बर्थ का टाइम होता है, तो उससे पहले ही, ठीक है, ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ के टाइम से बिफोर द चाइल्ड बर्थ, तो उसके टाइम में क्या होता है, ग्रोथ फेज यानी जो प्रिमोर्डियल सेल में जो डिविजन्स हैं वो कॉज होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो डिवीजन म्योटिक वाला होगा, ये जो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा वो एट अ प्यूबर्टी के टाइम होगा। क्लियर? जबकि जो हमारा ग्रोथ फेज होता है इन स्पर्मेटोजेनेसिस में वो थोड़ा सा शॉर्टर होता है। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट देखिए, रिजर्व फूड मटेरियल जनरली यॉक प्रेजेंट। इसमें जो फूड मटेरियल होगा जो एज अ रिजर्व रहेगा वो कैसा होगा, किसके फॉर्म में, जनरली यॉक के फॉर्म में। बट इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो कैसा होगा, अब्सेंट होगा। क्लियर? उसके बाद मेटामॉर्फोसिस, ये बात मैंने आपको जब मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस वाली प्रोसेस करवाई थी तो मैंने उसी में आपको बता दिया था कि इसमें मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी। oocyte टू ओवम, इसमें डायरेक्टली सेकेंडरी oocyte से बेटा oocyte बनता है। क्लियर? इसमें कुछ ऐसा नहीं होता कि oocyte या सेकेंडरी oocyte से पहले कुछ और बनता है देन फिर ओवम बनता है, नहीं, यहाँ पे जो मेटामॉर्फोसिस या आप कन्वर्जन बोल सकते हो वो अब्सेंट होगा। जबकि इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस में मेटामॉर्फोसिस होती है, या आप इसे बोल सकते हो कन्वर्जन्स ऑफ द स्पर्मेटिड इनटू स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, इसमें हमारा क्या होगा, प्रेजेंट होता है मेटामॉर्फोसिस। क्लियर? फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, सेंट्रियोल ऑफ द ओवम इज नॉन फंक्शनल। इसमें जो सेंट्रियोल्स होंगे तो सही बट एज अ नॉन फंक्शनल्स होंगे, लेकिन यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस में जो सेंट्रियोल होंगे वो फंक्शनल करेंगे। अभी जब लास्ट वाला हमने लेक्चर किया था तब हमने उसमें पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म, तो उसमें हमने देखा था जो मिडिल वाले रीजन में क्या था, पीसी था। पीसी मीन्स इज अ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और जो नीचे वाला हेड से जस्ट टेल से अटैच हो रहा था विद रिंग सेंट्रियोल से कनेक्ट होकर डिस्टल सेंट्रियोल था। ठीक है, वो उसमें क्या था, हमारा डिस्टल सेंट्रियोल था। तो जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल हेल्प इन अ सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन में हेल्प कर रहे थे, तो किस में होने वाला है, स्पर्मेटोजेनेसिस में तो होगा इसका यूज, बट यहाँ पे ये नॉन फंक्शनल होंगे। क्लियर? फिफ्थ लास्ट 6 पॉइंट देखिए अपना, जो कि ऑल गैमेट्स आर सिमिलर। कि कैसे कह रहा है कि ऑल गैमेट्स आर सिमिलर, आपको पता है जो oogenesis होगा, जब हम इसको क्रोमोसोम नंबर से हम इसको जब चेक करते हैं तो बेटा फीमेल कैसी होती है, oogenesis की बात हो रही है तो फीमेल ही होगी, तो उसमें यहाँ पे हमारा क्या होता है, XX।
क्रोमोसोम के उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 इन पेयर्स में होते हैं, 20 जो 2 जैसे सपोज एक बार समझ लो, इसमें यहाँ पे 46 होंगे टोटल, जो कि 22 वाले होंगे वो हमारे ऑटोसोमल होंगे विच इज द सेम इन मेल एंड फीमेल। क्लियर? जो 23rd जो होगा विच इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटरमाइन टू द सेक्स, जो सेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, विच डिटरमाइन द सेक्स कि मेल है या फीमेल। अगर फीमेल होगी तो XX आ जाएगा। अब मेल गैमेट्स आर 2 टाइप्स, यहाँ पे मेल गैमेट जो होंगे वो आर डिसिमिलर होंगे, सिमिलर नॉट, मतलब सिमिलर नहीं होंगे। क्लियर? तो X कंटेनिंग एक X होगा और एक क्रोमोसोम कैसा होगा, Y। दैट मीन्स X एंड Y क्रोमोसोम, वो आपका क्या होगा, मेल स्पर्मेटोजेनेसिस को फॉर्म करेगा। क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट इज फीमेल गैमेट इज इमोबाइल, मतलब इमोटाइल बोलो या इमोबाइल बोलो बात सेम ही है, विच कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मूव नहीं करती। बट हमने केस पढ़ा था, जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि फिम्ब्रियाई ने किस तरीके से कैच किया था और उसको एम्पुलरी रीजन में, मतलब इनफंडिबुलम से होता हुआ एम्पुलरी और इस्थमस वाले रीजन में कैसे गया था। इमोबाइल है बट फिर भी चला गया, क्यों? वहां पे उसको सीलिएटेड एपिथेलियम मिली थी जिसके थ्रू वो फ्लो हो गया था। ठीक है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस है इसमें मेल गैमेट्स कैसे होंगे, मोबाइल होंगे, मोटाइल इन नेचर में होंगे, मूव कर जाएंगे वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें टेल होती है, ठीक है, एनर्जी के लिए ऐसा क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है जिसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये हमने सब अपने जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा और oogenesis पढ़ा, ये सारे पॉइंट हमने उसको उसमें देखे। अब एग्जैक्ट में आपको पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर? थैंक यू।